Hello students, today we are going to see the topic of identification problem in econometrics. अब हमने पहले देखा था कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है क्या. सो वी हैव m इक्वेशन विद m एंडोजेनस वेरिएबल्स. अब इसके अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास एक रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन आ जाती है बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस में. सो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में हमारे पास एक रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन आ जाती है. अब उसके बाद एस्टिमेट कैसे किया जाए जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स को. सो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इज बेसिकली इट टेल्स whether the numerical estimates of parameters of structural equation can be obtained from reduced form coefficients. मतलब जो reduced form के coefficients से क्या उससे हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन के पैरामीटर्स जो हैं उनको निकाल पाएंगे. तो इसमें दो केस हो सकते हैं. पहला तो कि जो इक्वेशन है वो आइडेंटिफाइड हो, दूसरा कि वो अनआइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड हो. अगर वो आइडेंटिफाई होगी तो वो या तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई होगी या वो ओवर आइडेंटिफाई होगी. एग्जैक्टली में हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है, ओवर में हमें मोर देन वन वैल्यू मिलती है. किसकी? इन पैरामीटर्स की. अब प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स मे बी कंपैटिबल विद द सेम सेट ऑफ डेटा. तो इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है. तो अब हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे. एक हमारे पास डिमांड इक्वेशन है, एक हमारे पास सप्लाई इक्वेशन है, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम आता है जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. सो फ्रॉम हेयर वी गेट दैट अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन पी टी प्लस यू वन टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन पी टी प्लस यू टू टी. ये हमारी इक्वेशन आ गई. अब हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राइस आएगा जो कि इस तरह की फॉर्म में आएगा, जिसको हम जो फर्स्ट इंटरसेप्ट टर्म है उसको हम पाई नॉट लिख रहे हैं और एरर टर्म को हम वी टी लिख रहे हैं. सिमिलरली जब हम पी टी को किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमें क्यू टी मिल जाएगा, और क्यू टी में हम इंटरसेप्ट को पाई वन लिख रहे हैं और जो एरर टर्म है उसको डब्ल्यू टू टी लिख रहे हैं. अब ये जो हमने निकाली हैं हमें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस है. ये स्ट्रक्चरल इक्वेशंस थी जिससे हमें रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन मिली है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ दो कोफिशिएंट है, दैट इज़ पाई नॉट और पाई वन. लेकिन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास चार कोएफिशिएंट्स थे जो कि थे अल्फ़ा वन, अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन एंड बीटा नॉट बीटा वन. इसका मतलब दो रिड्यूस फॉर्म के कोएफिशिएंट्स और चार स्ट्रक्चर कोएफिशिएंट्स हैं. इसका मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन इज़ अंडर आइडेंटिफाइड ना. अब अंडर आइडेंटिफाई में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम दो रिड्यूस फॉर्म की इक्वेशंस को सॉल्व करके चार स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स निकाल पाएँ. So this implies that estimators cannot be obtained if our equation is under identified. Similarly, अगर जस्ट और एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा तो उसके अंदर जो रिड्यूस फॉर्म के कोएफिशिएंट्स होंगे उनका नंबर स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स के नंबर के बराबर होगा. ओवर आइडेंटिफाइड में हमारा जो रिड्यूस फॉर्म के कोएफिशिएंट्स हैं उनका नंबर स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट से ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे ओवर आइडेंटिफाइड के केस में हमारे पास ओवर सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है. हमारे पास ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म के कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं और कम हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्म के कोएफिशिएंट्स हैं, तो हमें एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल पाएगी इस केस में. पर हम फाइंड कर सकते हैं, मोर देन वन वैल्यू निकाल सकते हैं एस्टिमेटर्स की. अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ है, इफ़ इक्वेशंस आर अनआइडेंटिफाइड सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट पैरामीटर्स. वो हमने देख लिया कि अगर रिड्यूस फॉर्म के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्म के कोएफिशिएंट से कम होंगे तो उस केस में हम पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए एस्टिमेटर्स का वैल्यू को निकालना. अच्छा, अगर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होगी तो हम ILS यूज़ कर लेंगे. सीधा हम ILS में क्या करते हैं, ये हम पहले कर चुके. ILS में हम लोग जो हमारी स्ट्रक्चरल इक्वेशन है उसको रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन में निकालेंगे और फिर हम OLS लगा देंगे. तो हमने इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर लगा दिया. लेकिन अगर इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है उस केस में हमें 2SLS यूज़ करना पड़ेगा. वो हम देखेंगे कि क्यों यूज़ करना पड़ेगा 2SLS वाले टॉपिक में. अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफिकेशन के.
तो दो रूल्स होते हैं, एक होती है ऑर्डर कंडीशन और दूसरी होती है रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन का क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं which are excluded from it must be equal or greater than the number of endogenous variables which are given -1. But this condition is a necessary one but not a sufficient one. तो यहाँ से हमें सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन मिल रही है, लेकिन हमें कोई भी सफिशेंट कंडीशन नहीं है बेसिकली, ये जो है हमारे एस्टिमेटर्स को निकालने के लिए। अब यहाँ पे इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें कि k-1 इज़ ग्रेटर देन g-1, जिसका मतलब है k तो हैं हमारे नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स इन द स्ट्रक्चरल मॉडल वेदर दे आर एंडोजेनस एंड प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल्स। k इज़ नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स इन स्ट्रक्चरल मॉडल। m इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मॉडल विच इज़ टू बी आइडेंटिफाइड। कि k तो हो गए हमारे टोटल एंडोजेनस वेरिएबल कितने हैं प्लस प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल कितने हैं। m हो गए हमारे कि हमारी उस इक्वेशन के अंदर कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। g हो गए टोटल नंबर ऑफ़ इक्वेशन और टोटल नंबर ऑफ़ एंडोजेनस वेरिएबल्स। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स एंडोजेनस वेरिएबल्स आ गए। तो अगर ये इससे ज़्यादा या k-m इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू g-1 ओनली दिस, if this condition is satisfied then the equation will be identified. Now दूसरी कंडीशन है हमारी रैंक कंडीशन। सो इन अ सिस्टम ऑफ g इक्वेशंस जो हमने देखा, एनी पर्टिकुलर इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर g-1। कि हमारी g इक्वेशंस में से अगर हमने देखा था कि जो ऑर्डर कंडीशन है वो सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब हमें एक कंडीशन और चाहिए कम से कम। सो रैंक कंडीशन कह रही है कि हमारे जी इक्वेशंस होगी तो हम एटलीस्ट ये हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम एक कम से कम एक नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर g-1 बना सके। मतलब g-1 का हमें एक डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, उसी केस में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो पहला क्या है, हमें राइट द पैरामीटर्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस ऑफ द मॉडल इन सेपरेट टेबल नोटिंग दैट पैरामीटर ऑफ अ वेरिएबल एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। देन वी विल स्ट्राइक आउट द रो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन विच इज़ बीइंग एग्जामिन्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। जिस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है उसके कोएफिशिएंट्स की रो को हटा देंगे। देन हम उन कॉलम्स को हटा देंगे which is a non-zero coefficients of the equation being examined appears। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे g-1 का और उसकी वैल्यू को निकालेंगे। अगर उन जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें से एक की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो हो गई तो हमारी इक्वेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर सबकी ज़ीरो हुई तो अंडर आइडेंटिफाई रहेगी, और अंडर आइडेंटिफाई के केस में हमने देख लिया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स। तो एक ऐसा डिटर्मिनेंट होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। अब ये देखने के लिए कि आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो रही है, कि मतलब आपकी कंडीशन फुलफ़िल हो गई, आइडेंटिफाई हो गई। अब हमें ये देखना है कि वो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाई है। फिर हम हमारी यूज़ करेंगे ये वाली कंडीशन जो हमने सबसे पहले डिस्कस करी। अब इससे अगर तो वो इक्वल है तो उस केस में हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगी, लेकिन अगर अनइक्वल है तो उस केस में ओवर आइडेंटिफाई होगी। सो ये है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इन इकोनोमेट्रिक्स। सो नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी SLS, टू स्टेज लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड क्या होता है, जो हम देखते हैं बेसिकली जब हमारी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाई होती है उस केस में। थैंक यू।